ईरान के इतिहास के पन्नों में ऐसा कौन सा रहस्य है जो आज के लोगों से छिपाया जा रहा है। 1979 यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले ईरान में ऐसा क्या हुआ था जो आज के लोगों को पता होना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको ईरान के बीते हुए उन 50 सालों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। जिस तरह दुनिया आज इतनी तेज़ी से बदल रही है, ऐसे बदलते युग में हर उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ईरान में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते अमेरिका, जो कि ईरान का सबसे अच्छा दोस्त था, आज वही ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वो ऐसे कौन से निर्णय थे जिसको लेने के बाद ईरान की जनता आज जंजीरों में बंध गई है। क्या इतिहास में ईरान की जनता के साथ धोखा हुआ था? न्याय देने के बहाने क्या उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया? आज की वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताऊंगा कि कैसे एक जनता जो कि आज के समय के हिसाब से आधुनिक थी, आज उतनी ही ज़्यादा पिछड़ी हो गई है। मेरा नाम है लक्ष्मण आनंद और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दर्शकों, आपके लिए वीडियो उतना ही ज़रूरी है जितना आज की युद्ध की खबरें जानना। आज जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, आज के वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईरान, जो कि दुनिया के और देशों की तरह जैसे दुबई है, जैसे तुर्की है, जैसे भारत है, जैसे स्पेन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन्हीं सब देशों की तरह ईरान भी एक आधुनिक देश था, विकसित सोच रखने वाला देश था, जहाँ पे महिलाओं को पूरी तरह आज़ादी थी कहीं भी जाने की, कुछ भी करने की। ईरान में भी क्लबिंग हुआ करती थी, नाइट लाइफ हुआ करती थी, लोग अपने फेस्टिवल खुल के मनाया करते थे। महिलाओं की पूर्ण भागीदारी थी ईरान के विकास में। लेकिन वक्त ने करवट बदली और एक वक्त ऐसा आया कि ईरान की जनता जंजीरों में जकड़ गई, इस्लामिक कानून के जंजीरों में जकड़ गई। मैं वीडियो की शुरुआत में क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो हुआ जैसा हुआ उसको आपके सामने सही शब्दों में पेश करने वाला हूँ। साल था 1979 यानी 1979 और ईरान में आया इस्लामिक क्रांति, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशन। आइए समझते हैं इसकी नौबत क्यों आई। इतिहासकार, दार्शनिक और न्यूज़ आर्टिकल्स और कुछ बुक्स यही बताती हैं कि ईरान पश्चिमी सभ्यता के समर्थन वाला देश था। जी हाँ, वेस्टर्नाइज था पूरी तरह से। ईरान के अंदर अमेरिकी भागीदारी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका और ब्रिटेन की मुख्य भागीदारी थी। यहाँ पर अमेरिकी उद्योग लगे हुए थे, ब्रिटेन के उद्योग लगे हुए थे, अमेरिकी लोग आए जाया करते थे, ईरान के लोगों के साथ मिला जुला करते थे, पार्टीज हुआ करती थी, क्लबिंग हुआ करती थी, नाइट लाइफ हुआ करती थी, व्यापार हुआ करता था। लेकिन ईरान का एक समाज और जनता का एक हिस्सा यह महसूस कर रहा था कि ईरान के अंदर भ्रष्टाचार पनप रहा है, ईरान के अंदर अन्याय बढ़ रहा है, ईरान के अंदर घूसखोरी बढ़ रही है, ईरान अपना डिसिप्लिन खो रहा है। ईरान में महिलाएं इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो गई थी कि उन्हें पता ही नहीं रहता था कि वो घर में कब हैं और क्लब में कब हैं। ईरानी जनता अपने आप को इतना ज़्यादा आज़ाद मानने लगी थी कि वो कुछ भी किसी के हक में सुनने को तैयार नहीं थी। पहले ही समझते हैं कि ईरान में शासन किसका था उस समय। क्या वहाँ राष्ट्रपति थे? क्या वहाँ पे प्रधानमंत्री थे? वीडियो के पहले भाग में हम ये समझते हैं कि ईरान में 1979 से पहले किसका शासन चल रहा था। 1979 से पहले ईरान में एक राजा का शासन था जिसे शाह शासन भी बोला जाता था। मोहम्मद रेजा पहलवी, जी हाँ, इन्हें शाह नाम से जाना जाता था। शाह क्या चाहते थे, यानी ईरान के राजा चाहते क्या थे? ईरान के राजा ईरान को आधुनिक बनाना चाहते थे। ईरान के राजा ने 1979 से पहले व्हाइट रेवोल्यूशन नाम से सुधार किए, जिसमें महिलाओं को वोट का अधिकार था, शिक्षा में सुधार था, विकास था, जमीन सुधार था, जितने भी बिजनेसेस हुआ करते थे उनका विकास था। तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, वो एक तरह से यूरोप की तरह दिखने लगा था। महिलाएं बिना हिजाब के घूम सकती थीं, उन्हें इतनी आज़ादी थी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, पश्चिमी सभ्यता बहुत तेजी से फैल रही थी। लेकिन असली समस्या यहाँ क्या थी, आइए वो समझते हैं। शाह का शासन लोकतांत्रिक नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, शाह यानी राजा, यानी मोहम्मद रजा पहलवी एक राजा थे। वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चला रहे थे। ईरान के अंदर एक पुलिस चलती थी जिसका नाम था सवाक, जो कि लोगों को जेल में डाला करती थी गुप्त तरीके से। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही थी, यानी अमीरों को मदद दी जा रही थी, गरीबों को नीचे दबाया जा रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। बहुत से ईरानी लोगों को लगने लगा कि हम पश्चिमी सभ्यता के, ब्रिटेन के और अमेरिका के गुलाम बनते जा रहे हैं। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम यह जानने वाले हैं कि खुमैनी का उदय कैसे हुआ। यह नाम ईरान के इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। खुमैनी
आइए वीडियो के दूसरे भाग में हम इसके बारे में जानते हैं। इस समय खुमैनी का उदय हो रहा था, ठीक उसी समय शाह का विरोध चल रहा था, धार्मिक विरोध। जी हाँ, जितने भी धार्मिक नेता थे वो शाह का खुलकर विरोध कर रहे थे। रुहुल्लाह खुमैनी ने शाह के लिए कहा कि वह इस्लाम को सीधे सीधे खत्म कर रहे हैं और इससे ईरान की पहचान को भी खतरा है। खुमैनी को वर्ष 1964 में देश से निकाल दिया गया था। वह अपना बसेरा फ्रांस में कर रहे थे, लेकिन जिस तरह आज सोशल मीडिया काम करता है, लोग अपने वीडियो बना बना के लोगों को भड़काते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं या एक तरीके से क्रांति फैलाते हैं। उसी तरह खुमैनी भी अपने कैसेट्स रिकॉर्ड कर करके ईरान की जनता के बीच फैलाते रहते थे और इसी के चलते 1978 में बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए और एक इतनी खतरनाक घटना घटी जिसने इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जगह बनाई है। को जाना जाता है ब्लैक फ्राइडे के नाम से, जब सेना ने प्रदर्शनकारियों पर खुले तरीके से गोलियां चला दी थीं और कई लोग इसमें मारे गए थे। देश भर में हड़तालें हो रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और जनता अब डरने को तैयार नहीं थी। जनवरी 1979 यानी जनवरी 1979 को शाह यानी मोहम्मद रेजा पहलवी देश छोड़कर भाग गए थे। 1 फरवरी 1979 को खुमैनी एक विजेता की तरह देश में वापस लौटे। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे ईरान के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक का यानी इस्लाम गणराज्य की स्थापना हुई। मार्च 1979 में ईरान की जनता से लोक जनमत संग्रह के जरिए सीधे सीधे पूछा गया कि क्या आप ईरान के अंदर इस्लामिक गणराज्य चाहते हैं। इस तरह आज की जनता विरोध कर रही है इसी चीज़ के खिलाफ। उस समय 98% लोगों ने इसका समर्थन किया था। यहीं से दो डिफरेंसेस निकलते हैं कि किस तरह आज के लोग इसी का विरोध कर रहे हैं और कैसे उस समय के लोगों ने यानी 98% जनता ने इस्लाम गणराज्य की स्थापना के लिए समर्थन दिया था। और जब 98% लोगों ने इसको सीधे सीधे मंजूरी दे दी, अपनी हामी दे दी, तब जाके बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। जैसा कि 1979 से पहले एक राजा हुआ करता था शाह, जिसके नाम से हम जानते थे। 1979 के बाद जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया, तब यहाँ पर एक सत्ता रखी गई जो कि सबसे ऊपर रही, वो थी सुप्रीम लीडर। आज जो हम खबरों में सुन रहे हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की मौत हो गई, वही सुप्रीम लीडर का पद उस टाइम बना था। रुहुल्लाह खुमैनी सबसे पहले सुप्रीम लीडर बने थे ईरान के और इसी के चलते हिजाब अनिवार्य हो गया। ईरान के अंदर कोई भी महिला बिना हिजाब के नहीं घूम सकती थी। ऐसा नहीं है, जब सुप्रीम लीडर ने इसको अनिवार्य किया तो उनके बोलते ही सभी महिलाओं ने हिजाब पहन लिया होगा। आप खुद सोचिए, जब ईरान के अंदर 1979 से पहले यानी करीब 1-2 साल पहले ही महिलाएं क्लबिंग कर रही थी, बिना हिजाब के घूम रही थी, पार्टीज़ कर रही थी, इंडिपेंडेंट थी पूरी तरीके से। यदि उनसे ये बोला गया कि अब आपको हिजाब पहनना है, तो क्या वो सीधे सीधे उसको उनके कहते ही क्या कोई महिला ऐसा कर सकती है? क्या इंसान इतना कमज़ोर हो गया था? नहीं, बहुत विरोध प्रदर्शन हुए होंगे उस समय भी। कई लोगों ने इसका विरोध उस समय भी किया होगा और जिन्होंने इसका विरोध किया होगा उनके साथ क्या क्या हुआ होगा वो भी इतिहास के पन्नों में या तो है या तो दब गया है और कुछ खबरों में भी है। लेकिन सुप्रीम लीडर ने इसको अनिवार्य किया कि अब आपको हिजाब पहनना पड़ेगा। जितने भी पश्चिमी कानून थे वो हटा दिए गए और उसकी जगह पर इस्लामी कानून लागू किए गए। वीडियो के चौथे पार्ट में हम ये जानने वाले हैं अमेरिका, जो कि ईरान का सबसे अच्छा दोस्त था, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बना। ईरान के अंदर ये बदलाव इसलिए लाए गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका की सत्ता पूरी तरीके से हट जाए। जिस तरह अमेरिका अपना प्रभाव ईरान पर डाल रहा है, उसको हटाने के लिए अमेरिकी दूतावास पर हमले शुरू हो गए और करीब 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों के लिए बंधक बनाकर रखा गया। जी हाँ, जिस तरह आज ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ईरान ने अमेरिका से इसी तरह व्यवहार किया। जिस घटना में 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया गया, उस घटना को ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के बाद जाहिर सी बात है, ईरान और अमेरिका के बीच जो बचे कुछ संबंध थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए, खत्म हो गए और दौर शुरू हुआ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का, जो आज तक जारी है। इस्लामिक शासन आने के बाद ईरान के अंदर ये पहली हिंसक घटना नहीं घटी। वीडियो के 5वें पार्ट में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे ईरान और इराक के बीच भीषण युद्ध हुआ। सन 1980 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर आक्रमण कर दिया और यह करीब 8 साल तक लंबा युद्ध चला। इसमें लाखों लोग मारे गए। देश आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमजोर हो गया, लेकिन इस युद्ध ने धार्मिक शासन को और मजबूत कर दिया। वीडियो के 6वें पार्ट में हम ये जानने वाले हैं
कि आज ईरान में क्या स्थितियाँ चल रही हैं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें ईरान फंसा हुआ है और जिसकी वजह से दुनिया में भी संकट पैदा हो रहे हैं। आज ईरान की स्थिति काफ़ी ज़्यादा जटिल हो चुकी है, जिसमें मजबूत धार्मिक शासन चल रहा है। जी हाँ, जिसमें कट्टरवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पश्चिमी प्रतिबंध तो अभी भी लगे ही हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो कि परमाणु कार्यक्रम पर विवाद चल रहा है, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको लेकर आज की युद्ध की घटना भी घटी है। ईरान में आज भी आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है। लोग गरीबी के नीचे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, अस्पताल उतने अच्छे नहीं हैं, रोड्स उतनी अच्छी नहीं हैं। ईरान अपने आप को विकसित करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता है। वहाँ की महिलाएं जो कि कुछ योग्य भी हैं, लेकिन प्रतिबंधों के कारण विकास में भी अपना योगदान नहीं दे पा रही हैं। युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा ही असंतोष है। मोबाइल का दौर है, जाहिर सी बात है लोग एक दूसरे के देश का डेवलपमेंट देखते रहते हैं कि कैसे दूसरा देश विकसित हो रहा है। उन्हीं के जैसे देश जैसे कि दुबई हो गया, कतर हो गया, तुर्की हो गया, ये सब आज इतने ज़्यादा डेवलप हैं। वहाँ के लोग कितने ज़्यादा ही मॉडर्नाइज हैं। तुर्की भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन तुर्की एकमात्र ऐसी इस्लामिक कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा ही असंतोष से भर गई है। महिलाओं के अधिकारों को लेके बहुत बड़े पैमाने में प्रदर्शन चल रहे हैं, जो कि देखा गया है, जिसमें महिलाएं अपने बालों को कटवा दे रही हैं और उसमें कई महिलाओं की जान भी गई है। ईरान की जो आज की पीढ़ी है वो फुली इंडिपेंडेंस चाहती है। एक तरफ ईरान आंतरिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन दूसरी ओर ईरान मध्य पूर्व में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ईरान का प्रभाव इराक तक है, सीरिया तक है, लेबनान तक है। वीडियो के अंत में हम आपको इतना ही समझाना चाहते हैं कि कैसे एक देश में एक घटना ने, एक सोच ने, एक विचारधारा ने आज के ईरान की स्थिति को रचा है। आज जो युद्ध हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आज से पहले यानी 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और उसके बाद ईरान में जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगे, जिस तरह से कट्टरता बढ़ी और जिस तरह से उसने पश्चिमी देशों से लड़ाई मोल ली, उसके चलते आज ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है और कट्टरता की ओर बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के प्रति जो उसका रवैया है, उसके चलते ईरान की जनता नाखुश है, युवा पीढ़ी नाखुश है। युवा पीढ़ी आज़ादी चाहती है, लेकिन ईरान की धार्मिक कट्टरता वाली सोच अपने युवाओं को आज़ादी नहीं दे पा रही है। ईरान के इतिहास से हमें ये भी समझना चाहिए कि जनता जब असंतोष में होती है, देश में अयोग्यता बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है, गरीबी छा रही है, भुखमरी छा रही है, तब जनता को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। देखा गया जब जनता ने इस्लामिक कानून को अपनाया, इस्लामिक गणराज को अपनाया, लेकिन उसके बाद भी जनता आज भी असंतोष से भरी हुई है। तो कमेंट में आप लोग बताइए, क्या ईरान के लोगों का ये निर्णय सही था? मार्च 1979 में जब ईरान की जनता से पूछा गया क्या आप इस्लामिक गणराज चाहते हो, तो 98% लोगों ने कहा था हाँ हम चाहते हैं। तो क्या उनका ये निर्णय गलत था? क्या उनको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए था? आज ईरान में भले संसद हो, भले जितने भी वहाँ के सांसद हैं वो वोट द्वारा चुने जाते हों, लेकिन सबसे ऊपर जो सत्ता है वो है सुप्रीम लीडर की, और जो कि एक धार्मिक गुरु ही हो सकता है, और धार्मिक गुरु यानी इस्लाम से संबंधित ही होना चाहिए। तो ये थी ईरान की कहानी, ईरान का एक छोटा सा इतिहास, लेकिन आज इसी इतिहास ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अगर आपको इस वीडियो से मिली जानकारी थोड़ी भी लाभदायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और किन किन टॉपिक्स पर ऐसे वीडियोस चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वर्तमान में चल रही स्थितियों को देखते हुए मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जो कि आम जनता के लिए, आपके लिए योग्य हों, लाभदायक हों। न्यूज़ चैनल ये तो बता रहे हैं कि ईरान में चल क्या रहा है, लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और एक्चुअल में अमेरिका और ईरान के बीच किस तरह से दुश्मनी पनपी, वो इस वीडियो को जिन्होंने पूरा देखा होगा वो अच्छी तरीके से जान पाए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।